अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उस मुल्क की जहां 1967 से इजराइल ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल नाज़रीन फ़लस्तीन की, जहां जुल्म अब हद से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सिर्फ एक दिन में बुजुर्ग खातून समेत 9 फ़लस्तीनियों को मगरबी किनारे के इलाके में शहीद कर दिया गया है। 20 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से 4 की हालत इंतहाई नाजुक है। इजरायली फोर्सेस ने इतने अखलाक से गिरी हुई हरकतें की हैं कि मासूम फ़लस्तीनियों को फायरिंग का निशाना बनाने के बाद एम्बुलेंस के अमले को भी इलाके में दाखिल होने से रोका गया है। नए साल के आगाज़ को 26 दिन ही गुजरे हैं और इस दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 22 तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, इजराइल हमेशा से फ़लस्तीनियों को जुल्म का निशाना बनाता आया है, उनके घरों पर कब्जे करके अपनी आबादगाही करता आया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया कुछ अरसे में इजरायली फोर्सेस ने लोगों के घरों पर छापे मारने के बहाने कत्ले आम का एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है। मुल्क में बेंयामिन नेतन्याहू की क़यादत में एक ऐसी इंतहा पसंद हुकूमत इक़्तिदार में आ चुकी है जो खुले अल्फाज में फ़लस्तीनियों से अपनी नफरत का इजहार करती है। नेतन्याहू के दौर में 4 बार गाजा में ऑपरेशन के जरिए हज़ारों बेगुनाह को शहीद किया गया। इस वक्त ये नई हुकूमत मकबूजा मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारी को मजीद फैलाने की तैयारी करती भी दिखाई देती है और माहिरीन कहते हैं कि इसके खिलाफ मज़ामत पर किसी हद तक भी ये हुकूमत जा सकती है। फ़लस्तीन में इस वक्त सूरत हाल क्या है, ख़ास तौर पर इन 9 नई शहादतों के बाद कुछ इस पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारी रिसर्चर्स की टीम ने तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इसी मामले पर बात करेंगे। फ़लस्तीन में काबिज इसराइली फोर्सेज की जारहियत जारी है। मगरबी किनारे पर वाक़े जनैन में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से बुजुर्ग खातून, एक 17 साल बच्चे समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि जनैन कैंप में घंटों कबल शुरू होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों में 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। वज़ारत के मुताबिक इसराइली फौज ने जनैन शहर और कैंप पर धावा बोल दिया और कैंप में मौजूद मकानात की छतों पर चढ़ गए। फ़लस्तीनी नौजवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सहूनी फौजियों ने गोलियों और गैस बमों से फायरिंग की। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसराइली फौज ने कैंप बिजली की फराहमी भी मुनक़ते कर दी और एम्बुलेंस के अमले और सहाफियों को जनैन में दाखिल होने से रोक दिया, जिसकी वजह से कई जख्मी फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस इंतकाल कर गए। सरकारी अस्पताल के सरबराह विसहम ने कतरी मीडिया को बताया कि जख्मियों की तादाद देखकर लग रहा है कि इससे पहले इतना बड़ा हमला नहीं किया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने शुहदा के पास जाने की कोशिश की तो इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंस पर भी बराह रास्त गोली चलाई और उसे करीब आने से रोक दिया। इसराइली फोर्सेज ने अस्पताल की तरफ भी आंसू गैस फायर किए जो बच्चों के सेक्शन में गिरे, जिससे बच्चों की हालत खराब हो गई। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने इस खूनरेज़ी के बाद जारी किए गए बयान में अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तमाम बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन की कत्लेआम को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करें। इसराइली फौज की ताज़ा तरीन पुरतशद्दुद कार्रवाई के बाद इस साल फ़लस्तीनियों की शहादतों की तादाद 22 हो गई है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 150 फ़लस्तीनी मारे गए थे। इसराइली इंसानी हुकूक ग्रुप बेतस्लीम के मुताबिक 2004 के बाद से गुज़िश्ता साल 2022 में फ़लस्तीनियों के लिए सबसे मुहलिक साल साबित हुआ है। फ़लस्तीन में ये कार्रवाइयाँ एक ऐसे वक्त में बढ़ रही हैं जब नेतन्याहू इंतहाई दाईं बाजू से ताल्लुक रखने वाली पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाकर इक़्तिदार में वापस आ चुके हैं। नई इंतहा पसंद हुकूमत न सिर्फ फ़लस्तीनियों की जिंदगियों को मजीद मुश्किलात में डाल रहे हैं बल्कि मजीद फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी कर रहे हैं। फ़लस्तीनी सरकारी एजेंसी के मुताबिक नई हुकूमत मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन में इसराइल की बढ़ती हुई आबादकारी की सरगर्मियों और हर रोज़ फ़लस्तीनियों को कत्ल करने के साथ साथ मस्जिद अक्सा की तारीखी हैसियत को बिगाड़ने के लिए भी कोशिशें कर रही हैं। हाल ही में इसराइल के इंतहाई कॉम्प्रेस वजीर सलामती इतमार बैन गवीर के मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होकर तारीखी मुआहदा भी तोड़ चुके हैं। अगर फौरी तौर पर आलमी सतह पर इन मामलात की संगीनी को न उठाया गया तो आने वाले दिन फ़लस्तीनियों के लिए मजीद मुश्किलात लाएंगे।
آنے والے دن مزید مشکل ہو سکتے ہیں، کتنے مشکل ہو سکتے ہیں، کیوں ہو سکتے ہیں، اور اس مشکل کو آسان کس طرح کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے جن پر ظلم کی یہ انتہا آپ نے اس رپورٹ میں دیکھی۔ دفاعی تجزیہ کار ہیں جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب، اس وقت ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ نذیر صاحب بہت شکریہ، وقت نکال رہے ہیں۔ نذیر صاحب 26 روز 22 شہادتیں اور ان 22 شہداء میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جب نیتن یاہو کی حکومت واپس آ جائے گی تو وہی دور دہرایا جائے گا جو اس سے پہلے ان کے پہلے دور اقتدار میں سب کچھ فلسطین کے اندر ہوا، اور وہی سب ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ نے پچھلے سال مئی میں دیکھا ہوگا کہ 13 فلسطینیوں کو ایک ہی دن میں شہید کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کرسپونڈنٹ جو تھی اور وہ فوٹو لے رہی تھی، اور ایک عورت تھی، اس کو کس طریقے سے، جبکہ اس نے باقاعدہ پریس کا وہ ہیلمٹ بھی پہنا ہوا تھا، اور اس کے باوجود اس کو جس طرح گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور دنیا میں بڑی واویلا اسپیشلی جو میڈیا کی طرف سے یا جو پریس کی طرف سے ہوتا، لیکن پھر امریکہ یا اس کے ویسٹ کی جو سو کالڈ ہیومن رائٹس کمیشن ہے یا ان کے جو حقوق ہے یا اس کے جو علمبرداری ہے، وہ دری کی دری رہ گئی۔ اور جو اسرائیلیز ہے وہ اسی طریقے سے، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹروپس کو، اب بھی یہ نئی حکومت کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے کہ ان کے ٹروپس کو ایمنسٹی ہے، وہ جس کو مارے، جس کو شہید کرے یا جس کو زخمی کرے، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، خواہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو، خواہ وہ بچوں کو مارے، خواہ وہ بوڑھوں کو مارے، خواہ وہ پریس والوں کو مارے، خواہ وہ ایمبولینس پر گولیاں برسا لے، خواہ وہ کسی اسپتال میں داخل ہو جائے یا مسجد اقصی میں داخل ہو جائے، نمازیوں کو قتل کرے، کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو فورسز ہیں وہ پھر اتنا طاقت سے زیادہ، بلکہ ضرورت سے زیادہ فورس استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح بلڈنگوں کو مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں اور اس کو گرا رہے ہیں، اور پھر بہانہ یہ بنائیں کہ اس کے درمیان بارود تھا۔ پھر آپ نے ان کے ایئر فورس کو بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے، جبکہ فلسطینیوں کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، کوئی ایئر پاور ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ طرفہ طور پر اس پر بمباری ہو رہی تھی اور بلڈنگ گر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ فوٹیجز، اور پھر جو بچے پڑے ہوئے تھے راستوں میں، اب یہ اس قسم کے راز سینز ہے یا اس قسم کی بروٹیلٹی ہے کہ جس پر انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اسرائیل اور اس کے انسانیت کو شرما دینے والی بربریت کے خلاف یہ جو ساری ظلم و ستم کی داستان ابھی آپ بھی بیان فرما رہے تھے، کیا فلسطینیوں کے پاس آپشنز رہ جاتے ہیں جب امریکہ سننے کو تیار نہیں ہے، اقوام متحدہ کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں ہے، عالمی برادری کچھ کرتی دکھائی نہیں دیتی ہے، خاص طور پر مسلم ممالک جو اگر اکٹھے ہو جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کر پا نہیں رہے ہیں، جو بھی معاملہ ہے، فلسطینیوں کے پاس کیا آپشن ہے سر؟ جی یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس لیے کہ پہلے ہوا اس کی کوئی قرارداد پاس کرتی تھی یا اس کے علاوہ اجلاس بلاتی تھی، کنڈیم کرتی تھی، ویسٹرن دنیا پر اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کی تجارت ہے یا سفارتی تعلقات ہے یا ان پر ایک پریشر پڑتا تھا۔ لیکن اب تو عرب دنیا نے ان کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کن ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا، اور پھر پاکستان پر بھی پریشر آیا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، اور یہاں پر بھی کچھ اس قسم کے چاقو چوبند لوگ سامنے آ گئے جو کہ ویسٹ سے بڑے مرغوب ہیں اور اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھانا چاہتے تھے کہ تاکہ اس کو تسلیم کیا جائے، جبکہ ہمارے بانی قائد اعظم نے صاحب نے جو کشمیر کا جو فلسطین کا مقدمہ ہے اس میں ایک قسم کے وکیل تھے کہ کبھی بھی ہم، کیونکہ اس کی بنیاد ناجائز ہے، اسرائیل کی بنیاد ناجائز ہے، تو ایک ناجائز حکومت کس طریقے سے تسلیم کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کیا جائے۔ اب تو یہ ہے کہ دیکھ لو، امریکہ نے خود جب اوسلو کا معاہدہ تھا اس میں 2 اسٹیٹس کا تصور تھا اور 2 اسٹیٹ کو ریکگنائز بھی کیا تھا، اور اس کے مطابق سروے بھی ہوئے، اور پھر جو اسرائیل کے اندر لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی تائید کہ جو عام لوگ تھے یا جو سین لوگ تھے یا جو شدت پسند نہیں تھے
उन्होंने इसकी तायीद की, लेकिन उसके बावजूद वो मंसूबा भी दरा का दरा रह गया। तीसरी बात यह आ जाती है कि पहले जो उनको फंड दिए जाते थे या वहां पर जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाइयां ये इजरायली कर रहे हैं, जी जी और फिर सबसे पहले जो मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने उठा दिया, और रिकॉग्निशन के साथ साथ उनको बाकायदा उनके जो बड़े बड़े ये फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बाकायदा इसराइल का काउंटर और उनके शो पीसेस रखे गए, और इसके अलावा बाकायदा उनके बड़ी सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, होनी नहीं चाहिए हैं। मैं नज़ीर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप मेरे साथ लिंक पर मौजूद रहिएगा। आपकी इजाजत से मैं कुछ बात करना चाहूंगी कश्मीर की, क्योंकि दोनों मसाइल एक दूसरे की से बहुत ज्यादा मुमासिलत रखते हैं। वहां हमें बर्बरियत दिखाई देती है, जुल्म सतम दिखाई देते हैं इसराइल की जानिब से, और यहाँ यही सारी चीजें करता हुआ असर हमें भारत दिखाई देता है। भारत की मैं बात करना चाह रही हूँ जी, जिसने आज अपने आइन की तख्लीक की सालगिरह मनाई और दुनिया भर में झूठी जमहूरियत का प्रोपेगेंडा किया, तो वहीं जम्मू और कश्मीर में इसी आइन की पामाली का सिलसिला जारी रखा हुआ है। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली ने जश्न मनाया और मकबूजा कश्मीर के अवाम ने यौम स्याह मनाकर दुनिया को एक बार फिर अपने हुकूक का केस सामने रखा। भारत कश्मीर पर जिस कदर मजालिम ढा रहा है नाजरीन, मकबूजा वादी में तहरीक आज़ादी उतना ही जोर पकड़ती दिखाई देती है, और इस आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए इंडियन हुकूमत ने हुर्रियत रहनुमाओं समेत जो दीगर अहम कारकुनान हैं उनको जेल भेजने का और वहाँ उन पर तशद्दुद का गैर कानूनी सिलसिला शुरू कर रखा है। अल्ताफ हुसैन शाह, अशरफ सहराई समेत कई रहनुमा जेलों में मजालिम सहते सहते इंतकाल कर गए। मुसरत आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह और आसियन दराबी समेत अहम रहनुमा इस वक्त भी भारतीय जेलों में कैद हैं। एक तरफ भारत कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, तो वहीं BBC की डॉक्यूमेंट्री का दूसरा हिस्सा कश्मीर का मामला एक बार फिर आलमी सतह पर ले आया है। कश्मीर फाइल्स नामी इस हिस्से में कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 के खात्मे से लेकर शहरियत के जो नए कवानीन हैं उन तक मुकम्मल सच्चाई सामने लाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में पाबंदियों का सामना है, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में न सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री देखी जा रही है बल्कि मोदी को इंसाफ के कटहरे में लाने के मुतालिबात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर कश्मीरियों ने यौम स्याह कैसे मनाया, कैसे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, 2019 में आइन की जो पामाली की गई उसके जरिए कश्मीर को जेल में कैसे तब्दील कर दिया गया है, इस पर आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं। फिर सैयद नज़ीर साहब की जानिब वापस जाएंगे, कुछ कश्मीर के हवाले से भी उनका तज्जिया जानेंगे। जिसको मिलकर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। आज भारत अपना यौम जमहूरिया मना रहा है, तो वहीं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम ने आज भारत के गैर कानूनी तसल्लुत पर यौम स्याह मनाया। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल रही। आजाद कश्मीर, पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमतों में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं, ताकि आलमी बिरादरी को पैगाम दिया जा सके कि भारत ने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सलब कर रखे हैं। दुनिया के सामने अपनी झूठी जमहूरियत का राग अलापने वाले मुल्क भारत ने गुज़िश्ता कई बरसों से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म जबर से तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए तमाम गैर इंसानी हरबे इस्तेमाल किए, ताहम वो कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने में नाकाम रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद से यूं तो पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत ने अपनी फौज के जरिए एक जेल में तब्दील कर रखा है, लेकिन तहरीक हुर्रियत को दबाने के लिए मकबूजा कश्मीर की मकबूल क़यादत को गैर कानूनी तौर पर गैर इंसानी हालात में जेल में रखने की भारतीय रविश बहुत पुरानी है और कई बड़े रहनुमा जेलों में ही जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अमन शाह को भारतीय काबिज फोर्सेस ने 2017 में दहशतगर्दी की फंडिंग के मुकदमे में गिरफ्तार किया था और उन्हें नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था। अल्ताफ हुसैन शाह ने जेल ही में 10 अक्टूबर 2022 को जामे शहादत नोश किया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई को आजादी के मतवाले कई माह जबरी कैद में रहने के बाद 5 मई 2021 को अदमपुर की जेल में शहीद हुए। भारतीय जबर और तसल्लुत के खिलाफ डटे रहने वाले सैयद अली गिलानी 11 साल घर में नजरबंद रहने के बाद 1 सितंबर 2021 को खालिक हकीकी से जा मिले। 22 दिसंबर 2019 को हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद भट्ट को भारतीय पुलिस
اور ایجنسیوں نے دوران حراست الہ آباد جیل میں شہید کیا۔ کشمیری رہنما افضل کو 9 فروری 2013 کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ بھارت ریاستی دہشت گردی کے باوجود کشمیریوں کی آواز کو دبانے میں مسلسل ناکام رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 5 اگست 2019 کے بعد قابض فورسز کی ظالمانہ کارروائیوں کے دوران اب تک 731 کشمیریوں کو شہید اور 2306 کو زخمی کیا ہے۔ 18,000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ اور آسیہ اندرابی سمیت دیگر کئی رہنما کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے پر بھارت کے زیر حراست ہیں۔ بھارت کے کشمیر پر جاری مظالم پر بی بی سی کی ڈاکومنٹری دا مودی کوسچن میں بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری کے ذریعے بھارتی وزیر اعظم کے گجرات فسادات میں ملوث ہونے کے ثبوتوں کے ساتھ کشمیر میں جبری تسلط اور انٹرنیشنل قوانین کی پامالی سمیت مسلمانوں کے خلاف بڑھتی نفرت اور پرتشدد واقعات کے بارے میں دنیا کے سامنے سچائی لائی گئی ہے۔ بھارتی حکومت اس ڈاکومنٹری سے اتنی خوفزدہ ہے کہ نہ صرف بھارت میں اس کی سکریننگ پر پابندی لگائی ہے بلکہ سوشل میڈیا کمپنیز کو بھی حکم دیا گیا ہے اس ڈاکومنٹری سیریز سے متعلق تمام کلپس سوشل میڈیا سے ہٹائے جائیں۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارت کو اقلیتوں کے لیے بھی خطرناک ترین ملک قرار دے چکی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے ذاتی مفادات کی خاطر بھارت میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو عالمی برادری اگر اب بھی نظر انداز کرتی ہے تو مسلمانوں پر بڑھتے مظالم میں وہ بھی ذمہ دار کہلائے گی۔ بالکل جی، عالمی برادری ذمہ دار کہلائے گی اگر وہ اب بھی خاموش رہتی ہے ان مظالم پر جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈھائے جا رہے ہیں مودی سرکار کی جانب سے۔ مودی سرکار کے علاوہ بھی جتنی حکومتیں بھارت کے اندر آتی رہی ہیں جب سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، سارا معاملہ چل رہا ہے، سب نے یہاں پر مظالم ڈھائے ہیں، لیکن مودی سرکار نے انتہا کی ہے۔ بالکل ویسی ہی سچویشن اس وقت ہمیں دکھائی دیتی ہے جیسے گجرات میں انہوں نے کی تھی، جس پر یہ ڈاکومنٹری بھی سامنے آئی ہے، جسے روکنے کی حد درجہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس میں بری طرح سے ناکام ہے مودی حکومت۔ اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں جی، نذیر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ ابھی بھی ویڈیو لنک پر؟ جی نذیر صاحب، اچھا میں یہ چاہوں گی کہ رپورٹ تو ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو دکھا دی، اس میں ایک ڈاکومنٹری کا بار بار ذکر آیا ہے، بی بی سی نے یہ ڈاکومنٹری تیار کی ہے، اس پر پابندی لگائی گئی ہے بھارت کے اندر کہ وہ کسی تک پہنچے نہیں، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہ کسی اور ذرائع سے کسی تک نہیں جائے، کسی کو معلوم نہیں ہو کہ مودی کیا کرتے رہے ہیں گجرات کے اندر۔ اور اب جب اس کا دوسرا حصہ کشمیر کے حوالے سے آیا ہے، اسے تو سارا جو رہا سہا پول تھا وہ بھی کھول دیا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کارروائی ہوگی مودی کے خلاف؟ دیکھ لو، آج میں دیکھ رہا تھا جب ان کے فارن آفس کے اسپوکس مین سے سوال کیا گیا، ان کے کرسپونڈنٹ، ان کے اپنے ہی پریس کے لوگوں نے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکومنٹری نہیں دیکھی ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف پر پابندی لگا رہے ہیں سوشل میڈیا میں، ٹویٹ کے اس میں، اور اس کے علاوہ جو یوٹیوب میں ان کو بھجوا رہے ہیں کہ آپ ان کو ہٹا لیں کیونکہ یہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں اور ایک پروپیگنڈا ایلیمنٹ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک کرسپونڈنٹ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ ان کے پرائم منسٹر، یو کے پرائم منسٹر کا باقاعدہ رپورٹ ہے جو یہاں سے ان کے سفیر نے بھیجا تھا، اور پھر اس کے جواب میں جو اس میں کہا گیا تھا، اور پھر بھی وہ اتنا مطلب ہے کہ مودی کی حکومت اتنی بے شرم ہے، اور وہ جس کو واقعی طور پر بچرا گجرات کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو نے کہا تھا، یہ یقیناً اس کا صحیح لقب ہے جو اس پر فٹ آتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے لیکن اس کو لقب دے دینا کافی نہیں ہے نا، اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی تو ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اسلامی ممالک کو آگے آنا چاہیے۔ جی بالکل، وہ اس ڈاکومنٹری میں ہے کہ اس نے مسلمانوں کی اتنی کلینزنگ کی ہے، اور اتنی کلینزنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ بوسنیا ہرزگوینا وہاں پر ہو رہا تھا تو باقاعدہ ملازمچ اور ان پر باقاعدہ مقدمے چلے تھے اتنی کلینزنگ کے اس پر، اور یہ بین الاقوامی عدالت میں بالکل چیلنج ہو سکتا ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کا کوئی بھی وہاں پر گروہ ہو یا جو افیکٹڈ ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان بھی جا سکتا ہے، جس طریقے سے کلبھوشن یادیو کے سلسلے میں وہ انسانی حقوق کے تحت ہو گئے ہیں، اور اسی طرح پاکستان بھی انسانی حقوق کے تحت وہ اس میں، کیونکہ مسلمانوں دوسرا وہ اسی کا بھی کام ہے، جس طریقے سے انڈیا اور مودی جو پنگے بڑھا رہے مسلمان ممالک کے ساتھ
स्पेशली मशरक़ वस्ता में, तो मैं ये चीजें भी उनके सामने लाई। ये जो तकरीबन 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री नहीं नजीर साहब, ये नहीं हो सकता कि जो खलीजी ममालिक हैं वो बढ़ाते रहें पींगे, बेशक भारत के साथ अपने कारोबार को फरोग देते रहें, तिजारत बढ़ाते रहें, अपनी मईशत को करते रहें, ट्रेनें चलाएं, अंडर वाटर ट्रेन चला रहे हों, वहाँ से वो पीने का पानी ले रहे हों या वहाँ पर तेल सप्लाई कर रहे हों, हमें से किसी को कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ पर। क्या ये सारी चीज़ें, क्या ये सारे ताल्लुकात, क्या ये सारे मफादात इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं? अगर उनको तेल बेचकर उनसे ये कहा जा सकता है कि आप हमें पीने का पानी दे दें, तो उनको इतने ज़्यादा जब आप माशी फ़ायदे दे रहे हैं तो उनसे आप ये भी तो कह सकते हैं कि कश्मीर का मसला भी भाई हल कर लो, फिर शायद हमारे ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हो जाए। देख लो, यही तो अलमिया है। वो इसी किस लिए बना है? वो तो मुसलमानों पर जहां पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी थी। ये जो जिसके में बना है, जो इसका चार्टर है, वो मुसलमानों की तंजीम है। और मुसलमानों की तंजीम अगर मुसलमानों का या जो इस्लामोफोबिया है या जो मोदी बुचना गुजरात है या इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में जो इम्तियाजी कवानीन बनते हैं उसके आईन को किया जाता है और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद की खिलाफ वर्जी होती है। वहां पर जो फलस्तीन में हो रहा है, जो एक किस्म के वहां पर वो शरणार्थियों को और आरएसएस को बसाया जा रहा है, जिस तरीके से ऊपर मसालिम डाल रहे हैं, यहाँ पर भी इस किस्म के मसाइल है और उनके जो डेमोग्राफिक डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये सारे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है और वो इसी के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन जिन के चार्टर की खिलाफ वर्जी हो रही है उनको लगता है कि इससे कोई गरज नहीं है। अभी तो यही दिखाई देता है कि सब अपने अपने मफादात के साथ हैं और उन मफादात की वजह से ये फ़लस्तीन का इशू जो है उसको भी इग्नोर किया जा रहा है और कश्मीर का तो खैर हो ही रहा है। 7 से ज़्यादा दहाइयाँ अब तो हो चुकी हैं, 7 दहाइयों से हम ये सारी चीज़ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं जी, हमें बता रहे थे कि क्या वजूहात हैं, क्यों फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर का मसला जो है वो इतना ज़्यादा तवालत इख्तियार कर गया, हल होता दिखाई नहीं देता। असल में ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है, हमसे मुराद है हम मुस्लिम ममालिक, इसी पर हम बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब आपको हम लेकर चल रहे हैं एक और जगह पर, बात हम करने जा रहे हैं जी एक ऐसे मुल्क की जिसके हवाले से हम बहुत सारी पैकेजेस इस प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं। मगरबी अफ्रीका से इसका ताल्लुक़ है। मगरबी अफ्रीका के ख़ित्ते में हम जानते हैं कि इस वक्त शिदत पसंदी जो है नाज़रीन वो तेज़ी से फैलती जा रही है। 2012 में माली में अलकायदा, दाइश समेत दीगर शिदत पसंद तंजीमों ने मुल्क में इस्लामी हुकूमत लाने के नाम पर कार्रवाइयाँ शुरू की थी और इन ग्रुप्स की जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो देखते ही देखते जो आस पड़ोस के ममालिक थे, ख़ासतौर पर बुर्किना फ़ासो और नाइजर में भी तबाही फैलाने पहुँची। इस वक्त बुर्किना फ़ासो के 60% हिस्से पर शिदत पसंदों का कंट्रोल है। 20 लाख अफराद अपने ही मुल्क में दरबदर हैं, हज़ारों अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। लाखों शिदत पसंदों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में बिना इंसानी इमदाद के मुश्किल हालात से गुजरते दिखाई देते हैं। इन्हीं खतरात से निपटने और इन दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे में मदद के लिए हमने देखा कि 2018 में बुर्किना फ़ासो और फ्रांस के दरमियान एक फ़ौजी मुआहदा हुआ था। 400 फ़ौजी बुर्किना फ़ासो में तैनात किए गए, लेकिन इतने सालों से बुर्किना फ़ासो में ट्रूप्स की मौजूदगी के बावजूद वहाँ के हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद बदतर हुए हैं और अब बुर्किना फ़ासो ने फ्रांसीसी अफवाज को 1 महीने के अंदर अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। बुर्किना फ़ासो और उसके पड़ोसी ममालिक में सिक्योरिटी सूरत हाल तो ख़राब है ही है, लेकिन यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम भी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि यहाँ के मसाइल बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, बुर्किना फ़ासो में गुज़िश्ता साल 2 बार फ़ौजी बगावत हुई, माली में भी आमिर हुकूमत कर रहे हैं। वजह क्या है कि मगरबी अफ्रीकी ममालिक फ्रांस के ट्रूप्स को अपने ममालिक से जाने का कह रहे हैं। इस खित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाने में क्या मुश्किलात हैं और जब ये ट्रूप्स यहाँ पर मौजूद थे तो ये कुछ कर क्यों नहीं पाए? ये सारी चीज़ें हमारे पास एक रिपोर्ट में, वो देखिए। फिर पेरिस से मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होंगे, यूनुस खान साहब, उनसे बात करेंगे। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फ़ासो ने फ्रांसीसी फ़ौज की तैनाती से मुतल्लिक साल 2018 में किए मुआहदे को मनसूख कर दिया है। बुर्किना फ़ासो हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से इस मामले की तस्दीक करते हुए बताया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल के मुताबिक बहाल रहेंगे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में माली में अलकायदा,
داعش سمیت دیگر شدت پسند تنظیموں کی کارروائیاں بڑھنے کے بعد پہلی بار 2013 میں فرانسیسی افواج مغربی افریقی خطے میں اس مسئلے کے حل میں حکومت کی مدد کے لیے تعینات کی گئی تھیں۔ مالی سے یہ شدت پسندی جلد ہی پڑوسی ملک برکینا فاسو تک بھی پہنچ گئی، جس کے بعد 2018 میں برکینا فاسو اور فرانسیسی حکومت کے درمیان معاہدے کے تحت فرانسیسی فوجیوں کو برکینا فاسو میں مسلح گروہوں کے خلاف لڑنے کی اجازت دی گئی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق برکینا فاسو کی حکومت نے فرانس کے ساتھ فوجی معاہدے کو ختم کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر فرانسیسی حکومت نے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ خط میں فرانسیسی فوج کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 ماہ کی مدت طے کی گئی ہے۔ سابق فرانسیسی نو آبادیات برکینا فاسو میں فرانس مخالف جذبات بڑھ رہے ہیں۔ عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ کے لیے اس وقت برکینا فاسو میں 400 فرانسیسی خصوصی فوجی تعینات ہیں، لیکن حالیہ مہینوں کے دوران فرانس اور فوجی حکمرانوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال مالی کی حکومت نے بھی فرانس سے اپنے 2400 فوجیوں کو واپس نکال لینے کا کہا تھا۔ یہ انخلا 5 ماہ قبل مکمل ہو چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق برکینا فاسو بھی اپنے پڑوسی مالی کی طرح ہی روس کی جانب تیزی سے متوجہ ہو رہا ہے۔ برکینا فاسو کے وزیر اعظم کلیم ڈی ٹیمبیلا نے گزشتہ ہفتے روسی سفیر کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا تھا، موجودہ حالات میں روس ہمارے لیے ایک مناسب انتخاب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو مستحکم بنائیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مالی سے شروع ہونے والی شدت پسندی تیزی سے برکینا فاسو میں پھیلتی جا رہی ہے۔ ملک کا 60% حصہ عسکریت پسندوں کے کنٹرول میں ہے۔ 20 لاکھ سے زائد افراد ان کی دہشت کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ ہزاروں دہشت گرد کارروائیوں، فائرنگ کے واقعات میں مارے جا چکے ہیں۔ ملک کی حکومت سیکیورٹی مسائل میں بری طرح ناکام رہی، جس کے بعد فوج نے 2022 کے آغاز میں سیکیورٹی مسائل حل کرنے کے عزم کے ساتھ اقتدار پر قبضہ کیا۔ اکتوبر 2022 میں ایک بار پھر ملک کے فوجی حکمران کو سیکیورٹی مسائل کے حل میں ناکامی پر برطرف کر کے نئے فوجی آمر نے اقتدار سنبھالا، لیکن معاملات اب بھی نہیں سنبھلے ہیں۔ معاملات سنبھلے نہیں ہیں تو پھر یہ جو فرانسیسی فوج ہے اس کو واپس کیوں بھیجا گیا ہے، اسی پہ بات کریں گے جی۔ یونس خان مجھے جوائن کر چکے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اس وقت پیرس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم یونس۔ وعلیکم السلام۔ یونس آپ پیرس میں ہی ہیں نا، کیونکہ آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اکثر اپنی رپورٹس کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، پیرس میں ہی ہیں نا آپ؟ جی اس وقت میں پیرس میں ہی ہوں۔ اچھا سوری یونس، پھر آپ تو بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ 2018 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جی یہ فوجی آئیں گے، ٹروپس یہاں پر آئیں گے، صورتحال کو بہتر کریں گے، بہتر نہیں ہوئی صورتحال، کیوں بہتر نہیں ہوئی، کیوں یہ معاہدہ منسوخ کیا گیا، اور اب یہ منسوخ کر دیا گیا تو پھر واٹ نیکسٹ، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جو فرانسیسی ٹروپس ہیں وہ 2018 میں نہیں بلکہ 2016 کے اوائل میں آئی تھی، جب جنوری کے مہینے میں مغربی مفادات پر مذہبی دہشت گردوں نے اس پہ حملہ کیے تھے، اور اس کے بعد 2016 کے اوائل جنوری میں انہوں نے اپنی افواج بھیجی تھی۔ اس کے بعد 2018 میں کو یہاں پہ ان کی جو معاہدے ہوئے تھے اس افواج کو قانونی حیثیت دی گئی تھی، جو دونوں ممالک کے فرانس اور اس کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرانس کی جو افواج کی تعداد ہے وہ صرف 500 ہے اس ملک میں، اور وہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو مسائل چل رہے ہیں اس ملک میں، وہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اکتوبر میں وہاں پہ حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا فوجی ایک کیپٹن کی طرف سے، اور وہاں پہ یہی قیاس کی جا رہی تھی کہ اس میں فرانس کا ہاتھ ہے، اور فرانس کے خلاف جلوس بھی نکلے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ فرانس کی جو سفارت ہے وہ بھی بند کیا جائے اور فرانس کے فوجیوں کو ملک سے نکالا جائے۔ تو یہ ایک وہاں کی حکومت پر بہت زیادہ پریشر تھا، اور اس پریشر کی وجہ سے ان کو یہ اقدام اٹھانا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ان کے جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا فرق پڑنے والا ہے کچھ امن و امان کی صورتحال میں؟ کیونکہ تعداد تو سننے میں بھی بہت کم لگتی ہے کہ 500 ٹروپس تھے وہاں پر۔
देखिए ये टेक्निकली ये उस हुकूमत को मदद फराहम कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह के उस हुकूमत ने ये फैसला किया है कि यहाँ की जो फ्रांसीसी फौज है ये वापस जाए और वो भी 1 महीने के अंदर जाए, तो उसके बाद मजहबी शिद्दत पसंद मजीद ताकतवर हो जाएंगे। और अब ये देखना होगा कि आया ये जो हुकूमत है ये इस काबिल है कि वहां पे इन मजहबी शिद्दत पसंदों के साथ लड़ भी सके, यानी कि उनका भी ऑलरेडी 60 से 65% जो इलाका है वो मजहबी शिद्दत पसंदों ने कब्जा किया, बल्कि आसपास के जो ममालिक है उसमें भी कुछ इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो हम मौजूदा सूरत हाल तो ये नजर आ रही है कि वहां पे जो शिद्दत पसंद एलिमेंट है वो ताकतवर हो रहे हैं और वो हुकूमत को इस पोजीशन पे ला रहे हैं कि वो उन पे अपने फैसलों पे जो है वो नजरसानी करे। ठीक है। अच्छा, कुछ मुज़ाकरात होते रहे होंगे, जाहिर है यहाँ बुर्किना फासो की हुकूमत की जानिब से इन शिद्दत पसंदों के से कुछ मुज़ाकरात, कुछ मामलात तय करने की कोशिश की गई होगी। क्या ऐसे मुतालिबात उनकी जानिब से रखे जाते हैं जो ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं, या हुकूमत उनसे क्या चाहती है जो वो नहीं करने को तैयार है? देखिए मुज़ाकरात हुकूमत के जारी हैं और इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में उन्होंने उनकी बात मानी है कि फ्रांसीसी फोर्सेस को वहां से निकाला जाए। ये एक मुतालबा था उनका कि ये निकाला जाए। दूसरा उनका मुतालबा था कि फ्रांसीसी जो सफारत खाना है वो बंद किया जाए, जिस पे उन्होंने उनको इनकार कर दिया था। लेकिन दरमियान में अब चूंकि हुकूमत शिद्दत पसंदों की जो बात मान चुकी है, इसलिए इस टाइम हुकूमत जो है हमें बहुत कमजोर पोजीशन पे नजर आ रही है और अगले आने वाले दिनों में नजर आएगा कि शिद्दत पसंद के तो फिर कमजोर पोजीशन पर कैसे? अगर उनकी बात मानी है, ठीक है, कमजोर पोजीशन पर थी तो मानी, लेकिन अब तो ये नहीं होना चाहिए कि उनका एक मुतालिबा माना गया है तो कुछ ना कुछ आपको लगे कि अच्छा मामला तय पा सकते हैं इन शिद्दत पसंदों से? देखिए अगर आप शिद्दत पसंदों के मुतालबात मानते हैं तो ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता, फिर मुतालबात होते हैं, उनके जो मजीद मुतालबात होंगे उसके हवाले से देखना होगा कि हुकूमत किस पोजीशन में है। ठीक। अच्छा, अब कुछ मुतालिबात के बारे में आप हमें और मजीद बता सकते हैं? एक तो ये था कि फ्रांसीसी फौजी जो यहाँ पर हैं उनको हटाया जाए, मुदाखलत कम की जाए, और थोड़ा सा मुझे, अगर आप यूनुस सुन पा रहे हैं क्लियरली, तो मुझे बताइएगा कि यहाँ के अवाम क्या राय रखते हैं, अवाम का क्या कहना है? 60% हिस्से पर जब इस तरह से शिद्दत पसंद हों तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अवाम की सोच तब्दील करने की भी ये लोग कोशिश कर रहे होते हैं, अवाम भी कहीं ना कहीं इनके हत्थे चढ़ जाते हैं, इनकी सोच में आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा बुर्किना फासो में? देखिए उस मुल्क में हमें जो रिपोर्ट्स आ रही है वहां पे हमारे जो साफी दोस्त हैं जिनसे हमारा राब्ता होता है उनसे बात करते हैं, तो वहां पे जब मजहबी शिद्दत पसंद जो एलिमेंट होता है वो ये है कि ताकत के जोर पे लोगों में खौफ और खराश पैदा करते हैं। वहां पे जो हमें रिपोर्टें आई हैं वो ये है कि जो जमीनें हैं उन पे कब्जा किया गया है, जो जरी जमीनें हैं, जो मगरबी मुफादात के जैसे सोने की कानें थी, जो जैसे कोयले की कानें थी, उस पर ये काबिज हो चुके हैं और मगरबी मुफादात को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें यहाँ जो यूरोप में हम बैठे जो चीजें हमें नजर आ रही है उसमें ये एलिमेंट भी नजर आ रहा है कि जो रूस है वो इन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और वो मगरबी मुफादात के खिलाफ काम कर रहा है और इन मजहबी शिद्दत पसंदों को भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहा है, और ये बात भी हम यूरोपियन ऐवानों में सुन रहे हैं। तो ये सिर्फ फ्रांस या अफ्रीका का नहीं बल्कि इसमें मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी एलिमेंट भी इस वक्त शामिल हो चुका है। बैनुल-अक़वामी एलिमेंट शामिल हो चुका है। यूनुस, यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ और ममालिक भी जाहिर है आस पड़ोस के इस सारी सूरत हाल से मुतासिर हो रहे होंगे, वो कौन से ममालिक हैं और वो इस सारी सूरत हाल में क्या करने की ऑप्शंस हैं उनके पास? देखिए इनके साथ जो हमसाया ममालिक है वो अल्जर भी है, माली भी है, और माली से भी इन्होंने पहले फौजी निकाल चुके हैं, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे शिद्दत पसंद मौजूद हैं और यहाँ पे वो अपने कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जितनी भी इस ममालिक के हमसाया ममालिक है वो इन शिद्दत पसंदों की वजह से मसाइल का शिकार हैं, और कुछ हमसाया ममालिकों में जो है बैनुल-अक़वामी फोर्सेस भी मौजूद है इस वक्त और उनके अड्डे भी मौजूद है, इनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। ठीक है जी, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझी हूँ उस तरह से बराबर साबित हो नहीं रही हैं। अभी तक आपको ये लगता है कि ज़्यादा जो हिस्सा है, चूँकि 60% उनके कब्जे में है, तो ये कब्जा आगे और बढ़ सकता है। फ्रांसीसी फौजियों को हटा देने से, कोई एक मुतालिबा मान लेने से बात यहाँ थम नहीं जाएगी। यूनुस, ऐसा ही है ना?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जब कैजुअलिटी होती है, जब कोई भी फोर्सेस कोई भी कार्रवाई करती है तो उसमें अपने अवाम को बचाने की कोशिश करती है, जाहिर है। क्योंकि ये शिद्दत पसंद ये देहातों में शहरों में घुस जाते हैं और वहाँ पे अवाम को यरगमाल बना लेते हैं, डाल बना लेते हैं। इस हवाले से इनकी कार्रवाइयाँ मौसर नहीं होती। ज्यादातर इनकी जो कार्रवाइयाँ होती है वो इंटेलिजेंस बेस भी होती है, जिसमें फिर ड्रोन में हमने देखा है कि कई अलकायदा के सीनियर अरकान को यहाँ पे मारा भी गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। बिल्कुल जी, सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और हुकूमत के लिए भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तमाम मुतालिबात तो नहीं माने जा सकते, कुछ चीज़ें मानी गई हैं लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट ऐसा खाता खाता दिखाई नहीं देता है। बहुत शुक्रिया यूनिस, पेरिस से आप मुझे ज्वाइन कर रहे थे। फ्रांस क्या चाह रहा था, फ्रांस पर इल्ज़ामात क्या हैं और अब ये फ्रांसीसी फ़ौजी जो हैं ये वापस बुलाने के बाद सूरत हाल क्या होने वाली है। बुर्किना फासो के अंदर ये हमें आगाह कर रहे थे, पेरिस से बराह रास्त मौजूद थे। अच्छा नाज़रीन, अभी मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ मुश्तरका मफादात और माशी तरक्की की, जिसके लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक एक साथ जमा होते हैं। आप जानते हैं, अक्सर हम आपको इस बारे में बताते भी रहते हैं और एक प्लेटफॉर्म तश्कील देते हैं ये सारे ममालिक, ताकि मिलकर आगे बढ़ा जा सके। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म जो है वो लातीनी और कैरेबियन ममालिक ने 2010 में बनाया था। लातीनी अमेरिका और कैरेबियन रियासतों की कम्युनिटी नामी प्लेटफॉर्म को तश्कील देने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये थी नाज़रीन कि अमेरिका का असर रसूख इन रियासतों में किसी तौर कम किया जा सके, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने मसाइल बगैर किसी बैरूनी कुव्वत के अमल दखल के खुद हल किए जाएं, सरमायाकारी माशी तरक्की समेत दीगर शोबों में इत्तेफाक राय हो और इसी से आगे बढ़ा जाए। इस रियासती कम्युनिटी में 33 लातीनी और कैरेबियन ममालिक शामिल हैं और इसके क़याम के बाद से अब तक इसके 7 इजलास हो चुके हैं। रवां साल चीनी सदर को भी इस इजलास में मदऊ किया गया, वो वीडियो लिंक के जरिए इस अहम इजलास में शरीक हुए। आगाह भी हमने आपको किया था इसी प्रोग्राम के जरिए। लातीनी खित्ते के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं और चीन बाकी दुनिया की तरह इस बर आज़म में भी अपना काम और सरमायाकारी की वजह से एक अहम पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। वजह यही है कि कैरेबियन कम्युनिटी चीन के साथ ताल्लुकात को फ़रोग दे रही है और इस रियासती कम्युनिटी के 7वें इजलास में हुआ क्या कुछ है, चीनी सदर ने जो खिताब किया उस खिताब में उनका कहना क्या था, वो इन ममालिक के लिए क्या कर सकते हैं, इन ममालिक के तवक्कुआत क्या हैं चाइना से, उनके प्रेसिडेंट से, सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। लातीनी अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स का 7वां इजलास अर्जेंटाइन की दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस में हुआ, जिसकी सदारत इस रियासती कम्युनिटी के मौजूदा चेयरमैन और अर्जेंटाइन के सदर अल्बर्टो फर्नांडीज ने की। शुराका ने मुश्तरका मफाद के मसाइल पर वसी तर इत्तेफाक राय के लिए फैसला कुन कोशिशों का अहद किया। ब्यूनस आयरेस के एलामिया में अमेरिका से मुतालबा किया गया है कि क्यूबा को दहशत गर्दी के रियासती सरपरस्तों की फहरिस्त से निकाले। मुतनाज़े मालविनास जज़ायर पर अर्जेंटीना के दावे की हिमायत का इजहार किया गया। बरतानिया इन जज़ायर पर अपना हक मानता है, लेकिन अर्जेंटाइन उन्हें अपना हिस्सा तस्लीम करता आया है। जज़ायर की खुद मुख्तारी पर तनाज़ा 1982 में उस वक्त बढ़ गया था जब अर्जेंटाइन ने इन जज़ायर पर हमला कर दिया था। एलामिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया है कि वो कुदरती आफात के खतरे से निपटने की कोशिशों में अपना हिस्सा डालें, मौसमियाती फाइनेंसिंग के अपने वादों को पूरा करें। इसके अलावा मंशियात के खिलाफ आलमी जंग में मजीद ताउन करने के आज़म का इजहार किया। इजलास की शुराका ने वेनेज़ुएला की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत का भी खैर मकदम किया। अर्जेंटाइन के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि सरबराही इजलास में जमहूरियत के अज़म मुश्तरका मसाइल पर इत्तेफाक राय और पायदार इक्तिसादी बहाली को तरजीह दी गई। इस इजलास से चीन की सदर शी जिनपिंग ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने लातीनी अमरीकी और कैरिबियन ममालिक के साथ मिलकर आलमी अमन तरक्की को फ़रोग़ देने और बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा कि लातीनी अमरीका और कैरिबियन ममालिक तरक्की पजीर ममालिक का एक अहम हिस्सा हैं और आलमी हुक्मरानी में फ़ाल पार्टनर्स हैं। लातीनी ममालिक की कम्युनिटी आलमी ताउन के लिए एक नागुज़ीर कुव्वत बन गई है, जिसने इलाकाई अमन को बरकरार रखने, मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देने और इलाकाई यकजहती को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। चीनी सदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन ने हमेशा लातीनी अमरीका और कैरिबियन ममालिक के साथ ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत दी है। खित्ते के ज्यादा से ज्यादा ममालिक बेल्ट एंड रोड की आला म्यार की मुश्तरका तामीरी नौ को फ़रोग़ देने, आलमी तरक्याती इनिशिएटिव और आलमी सलामती इनिशिएटिव में हिस्सा लेने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे दोबारा मंगल के
پیر کے روز انفیکٹ منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا. اللہ نے کے بعد صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کو آسان نہ لیا جائے. گزشتہ 8 ہفتے کے دوران وائرس سے 1,70,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. WHO کے سربراہ کے مطابق دسمبر اور جنوری کے اعداد و شمار پریشان کن ہیں. صورتحال پر غور کے لیے ہنگامی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. ادارے کے سربراہ نے بھارتی کھانسی کے سیرپ پر بھی بات کی اور بتایا کہ 2022 میں گیمبیا، انڈونیشیا اور ازبکستان میں 300 سے زیادہ بچے بھارتی کھانسی کا مضر صحت شربت استعمال کرنے کی وجہ سے لقمہ اجل بنے. ضروری ہے کہ بچوں کی ادویات کو آلودہ مواد اور کیمیکل سے محفوظ رکھا جائے. جاپان میں ڈوبنے والے بحری جہاز کے عملے کی تلاش کا کام جاری ہے اور کوسٹ گارڈ نے اب تک 13 افراد کو بچا لیا. ناگاساکی کے کھلے سمندر میں ڈوبنے والے بحری جہاز پر عملے کے 22 افراد سوار تھے. ہانگ کانگ کی کمپنی کا کارگو بحری جہاز ناگاساکی سے 110 کلومیٹر مغرب میں حادثے کا شکار ہوا تھا. جہاز کے 22 رکنی عملے میں میانمار کے 8 اور چین کے 14 شہری ہیں. امریکی ریاست ٹیکساس کی پبلک لائبریری سے لی گئی کتاب 44 سال بعد واپس لوٹا دی گئی. لائبریری نے ایک فیس بک پوسٹ میں بتایا کہ شہر کے پانی کے شعبے نے 44 سال قبل ایک کتاب نکلوائی تھی. کتاب کو حال ہی میں 16,060 دن کی تاخیر کے بعد لائبریری کو واپس کیا گیا ہے، لیکن لائبریری کی جانب سے اتنے لمبے عرصے تک کتاب واپس نہ لوٹائے جانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. لائبریری کے پرانے نظام کے تحت کتاب کی تاخیر سے واپسی کی صورت میں $1,606 کے واجبات ادا کرنے پڑتے، لیکن لائبریری نے تمام تر فیس کو ختم کر دیا ہے. برونائی کے سلطان کی بیٹی شہزادی عظیمہ کی شادی شاہانہ روایتی انداز میں کر دی گئی. 38 سالہ شہزادی اپنے ارب پتی والد کی 8ویں اولاد ہیں، جن کی شادی اپنے کزن پرنس بہار ابن جیفری سے کی گئی ہے. شادی کی تقریب 1 ہفتے تک سلطان کی رہائش گاہ میں جاری رہی. شادی کی تقریبات میں شاہی طریقے سے نکاح اور چمک دھمک سے لبریز استقبالیہ کی رسمیں ادا کی گئیں. نکاح کی تقریب عمر علی سیف الدین مسجد میں قرار پائی، جسے برونائی کا قومی ورثہ تصور کیا جاتا ہے. امریکہ میں دنیا کی سب سے بڑی پیزا پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں 3,000 سے زائد افراد نے شرکت کی اور 1,000 پیزا پیش کیے گئے. یہ تقریب اوکلاہوما یونیورسٹی اور مقامی پیزا چین میں پارٹنرشپ سے یونیورسٹی کے ہال میں باسکٹ بال میچ کے دوران منعقد کی گئی. اس ریکارڈ کا حصہ بننے کے لیے شرط یہ تھی کہ ہر فرد پیزا کی 2 سلائس کھائے اور پانی کی چھوٹی بوتل ختم کریں، لیکن اسے یہ عمل 15 منٹ میں انجام دینا تھا. اگر 15 منٹ سے اوپر ہو جائیں تو اس کا کھانا شمار نہیں ہوگا اور مقابلے سے خارج سمجھا جائے گا. گینیز ورلڈ ریکارڈ میں حصہ لینے والے تمام افراد ٹکٹ لے کر اس تقریب میں شریک ہوئے تھے. ٹکٹ کے پیسوں سے جمع ہونے والے $40,000 کے عطیات بیمار بچوں کے علاج پر خرچ کیے جائیں گے.